तो इन परीक्षाओं में जो कार्य किया जाता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए कि सन 1973 में सभी जितने भी मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के, उन मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ सारे विभागों को हिंदी कार्यशालाएं चलाने का आदेश दिया गया है। हाँ? अनुदेश भी दिए गए हैं, मतलब केवल आदेश नहीं, अनुदेश। कुछ संसूचनाएं भी की गई हैं कि हिंदी की कार्यशालाएं भी, केवल परीक्षाएं लेकर के काम नहीं चलेगा। उस परीक्षा में अहिंदी भाषी व्यक्ति को जो कठिनाई आती है उस कठिनाई को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं चलाई जाएं। कुछ लोगों को हिंदी टाइपराइटिंग, अब टाइपराइटिंग तो नहीं लगा, संगणक के द्वारा हिंदी टाइपिंग की प्रशिक्षण दिया जाता है। हिंदी स्टेनो का, लघु लेखन का प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, अब जिसके नाम बदल चुके हैं, कोलकाता, मुंबई, मद्रास की जगह हम चेन्नई कहें, दिल्ली, जबलपुर और कानपुर में हिंदी के टाइपिंग यानी जिसको हमने टंकण कहा था, वो टंकन की भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हिंदी आशुलिपि मतलब स्टेनो, जो बोलते बोलते झट से उसके नोट्स आशुलिपि में लिखें, स्टेनो में लिखें, उसके भी प्रशिक्षण के केंद्र हैं और वो उनकी संख्या बढ़ाई भी गई है। विधि मंत्रालय के अधीन रहते हुए 27 अप्रैल 1960 को जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार स्थानिक राजभाषा आयोग ने, स्थापित राजभाषा आयोग ने प्रमुख कानूनों को, जो महत्वपूर्ण कानून है, जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, उनके हिंदी पाठ भी तैयार किए हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की जो अधिसूचनाएं होती हैं, साधारण आदेश होते हैं, अधिनियम होते हैं, नियम होते हैं और संसद में पुनः विधेयक होते हैं, उनके संशोधन होते हैं, उनकी दुरुस्तियां होती हैं, भारत सरकार द्वारा किए गए अनुबंध या करार होते हैं, बंधपत्र जो होते हैं, संविदाएं जो होती हैं, उनका भी अनुवाद ये आयोग कर रहा है, प्रशासनीय शब्दावली आयोग कर रहा है। यानी देखिए, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है हमारे केंद्रीय सरकार के विद्वान लोगों ने कि कहीं भी आपको अंग्रेजी का सहारा लेना पड़े। आप सारा काम केवल हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी की अभिवृद्धि और प्रसार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। देखिए, एक एक मंत्रालय पर हम विचार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय पर देखा, उसके बाद गृह मंत्रालय की बात देखी, विधि मंत्रालय की बात की, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व अगर किसका है तो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, क्योंकि उसके पास दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे दो महत्वपूर्ण, प्रसार भारती के दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जिसके माध्यम से हिंदी को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने में इनकी बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है, निभाते हैं ये। देखिए, इसमें भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रथम हिंदी सलाहकार समिति का गठन वहाँ हुआ और 1950 से 51 में ये जो हिंदी सलाहकार समिति का गठन हुआ, उसने बहुत सारा काम किया हुआ है। हिंदी में समाचार पत्रों को सूचनाएं देना। देखिए, प्रसार भारती के अंतर्गत दूरदर्शन और आकाशवाणी ये दो महत्वपूर्ण पद आते हैं, लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रिंटेड मीडिया भी आता है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब वर्तमान पत्र आ जाते हैं, समाचार पत्र आ जाते हैं, मासिक आ जाते हैं, पाक्षिक आ जाते हैं, साप्ताहिक आ जाते हैं, उनमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये क्या करते हैं, हिंदी में समाचार पत्रों को वो सूचनाएं देते हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधियों पर समाचार चित्र वो प्रस्तुत करते हैं। वृत्त चित्र, जिसका हम लघु चित्रपट कहते हैं, वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं, वो भी बनाते हैं। संगीत नाटक जो उनका प्रभाग है सूचना प्रसारण मंत्रालय का, उस प्रभाग के द्वारा विभिन्न भागों में जाकर के नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, संगीत नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके माध्यम से हिंदी को एक बढ़ावा मिलता है कलात्मक ढंग से। उसके उपरांत आजकल और बाल भारती जैसी पत्रिकाओं का वो प्रकाशन करते हैं, जिसके माध्यम से हिंदी को छोटे से बच्चों से लेकर के वृद्धों तक सारे लोग पढ़ते रहें। फिर आकाशवाणी से हिंदी प्रशिक्षण और हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान कराने के लिए हिंदी पाठों का प्रसारण किया जाता है। बहुत सारे पाठ हैं। दूरदर्शन पर भी व्यास चैनल है, जैसे एकलव्य चैनल है, या CES, CEC, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चैनल हैं,
के माध्यम से भी हिंदी के छोटे छोटे पाठ तैयार किए जाते हैं, परीक्षाएं ली जाती हैं। ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण कार्य घट रहा है, क्रियान्वित हो रहा है। 26 जून 1975 के दिन भारत सरकार ने स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना भी की। इसके द्वारा संविधान के राजभाषा संबंधी उपबंधों का कार्यान्वयन या क्रियान्वयन करना, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन करना तथा संघ के विभिन्न शासकीय राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग, मतलब किस प्रकार से हिंदी और प्रसारित हो सकती है, ऐसे प्रयोग करने संबंधी कार्य उन्होंने किए हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के आदेश राजभाषा अधिनियम 1963, उसके उपरांत भाषा के बारे में 18 जनवरी 1967 को जो संकल्प पारित किया गया था, उसके सारे उपबंधों को से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने का काम करना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण की योजना प्रस्तुत करना, विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों के संबंधित कार्यों का समन्वय करना, ये सारी बातें इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संक्षेप में अगर कहा जाए तो राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी का प्रचार, हिंदी का प्रसार एक बहुत बड़ा भरसक प्रयास होते हुए भी, ध्यान रखिए, भरसक प्रयास होते हुए भी आज भी हिंदी उस मात्रा में प्रयुक्त नहीं होती जितनी मात्रा में प्रयुक्त होनी चाहिए, और बेहतर प्रयास हम कर सकते हैं। बिना प्रयुक्ति के अन्य सारे कार्य निरर्थक हैं। प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग का छोटा रूप प्रयुक्ति। दैनंदिन जीवन में हर सरकारी कर्मचारी, हर आदमी जो भी अपने दैनंदिन जीवन में कामकाज करता है, बोलता है, लिखता है, उसमें अधिकतर हिंदी का प्रयोग आप करते रहेंगे तो अपने आप हिंदी उस पद को प्राप्त कर लेगी जिस पद पर वो बैठने की योग्यता रखती है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि परिश्रम चाहे कितना भी हो, धन का व्यय कितना भी हो, इसके बावजूद कार्यालयों में कामकाजी भाषा के रूप में हिंदी प्रयुक्त नहीं होती। लेकिन हिंदी प्रचार प्रसार प्रशिक्षण की सारी सुविधा का लाभ तो उठाया जाता है, लेकिन प्रशिक्षण लिया जाता है, लेकिन प्रशिक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता। जो प्रशिक्षण में हमने पाया हुआ है, जिस स्किल को हमने पाया हुआ है, जिस कौशल को हमने पाया हुआ है, उस कौशल का प्रयोग दैनंदिन जीवन में नहीं किया जाता, तो ये निरर्थक सारी चीजें हैं। इसके लिए कई कारण बताए जाते हैं, यानी इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं। यहाँ जैनों के अनेकांतवाद की हम बात करेंगे कि कोई भी अगर कार्य होता है या होता नहीं है तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। इसके लिए पहला कारण है कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली अत्यंत क्लिष्ट कठिन है। दूसरा कारण यह है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के बावजूद प्रयोग के धरातल पर प्रांतीय अस्मिताजन्य संकीर्णता बहुत ज्यादा है। मतलब महाराष्ट्र का व्यक्ति मराठी की जगह अंग्रेजी का प्रयोग करेगा, मराठी का प्रयोग तो करेगा ही, लेकिन मराठी की जगह कभी कभी अंग्रेजी का प्रयोग करेगा, लेकिन हिंदी का नहीं करेगा। उसी प्रकार से अन्य अन्य राज्यों में, जैसे कर्नाटक में कन्नड़ का प्रयोग एक बार छोड़ देंगे, लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे हिंदी की जगह। उसी प्रकार तमिल में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में वगैरह वगैरह ये होता रहता है। कहने का यह तात्पर्य है कि एक जो संकीर्ण प्रांतीयता हमारी है, अत्यंत संकीर्ण प्रादेशिकता जो है, वो हमें बहुत बहुत चोट पहुंचा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, बहुत सारे किस्से दिखाई दे सकते हैं आपको। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक विशिष्ट पार्टी का गठन ही इसलिए किया है कि वो हिंदी लोगों को गालियां देती रहे। अब ये क्यों, किस लिए, ये उसमें पचले में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रांतीय अस्मिता की जो संकीर्णता है उसको हमें पीछे रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, और ये उदासीनता तब तक नहीं हटेगी जब तक हम एक राष्ट्र की तरह हम स्वयं का विचार नहीं करेंगे, एक देश के धरातल पर हम विचार नहीं करेंगे। हम देखिए भारतवासी कहाँ कहाँ
अलग हो जाते हैं, हम अपने धर्म के नाम पर अलग हो जाते हैं, हम अपनी जाति के नाम पर अलग हो जाते हैं, हम अपनी उपासना पद्धति के नाम पर अलग हो जाते हैं, हम अपनी कम्युनिटी के नाम पर अलग हो जाते हैं, हम अपनी छोटी छोटी अस्मिताओं को लेकर के अलग हो जाते हैं, जिसमें प्रादेशिकता भी एक ही है। प्रादेशिक अस्मिता की संकीर्ण मानसिकता से हम ऊपर उठ करके एक राष्ट्र के तौर पर हम जब तक विचार नहीं करेंगे, तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा कोई बना नहीं पाएगा। उच्च शिक्षा में प्राप्त बहुत से सीमित वर्ग का अधिकार और रक्षा प्रभुत्व की शक्ति को बनाए रखने के लिए पूर्व नियोजित षड्यंत्र की तरह पूर्णतः सफलता उसकी राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में देखी जा सकती है। देखिए, जिन लोगों का अंग्रेजी से फायदा हो रहा है, अधिकतर लोगों की मानसिकता को वो जकड़ कर रख रहे हैं इस बात में, तो ये बहुत सीमित वर्ग है। अंग्रेजी जानने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी लिखने वाला, अंग्रेजी समझने वाला, अंग्रेजी में हर रोज बात करने वाला वर्ग बहुत सीमित है, 2%, 3%, 4%। लेकिन वो इस प्रकार की कुछ बातें कर देता है जिसकी वजह से 97% सामान्य लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यहाँ ये बात भी देखिए कि 1967 के राजभाषा अधिनियम यथा संशोधित में ये संशोधन करना पड़ा कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी अनंत काल तक राजभाषा बनी रहेगी। ये किस आधार पर है? ये गलत है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इस मिथक को तोड़ना नहीं, सिर्फ तोड़ना ही नहीं, समाप्त करना पड़ेगा कि अंग्रेजी अनंत काल तक की भाषा हो सकती है। देखिए, चीन पर भी अंग्रेजों ने राज किया। चीन में किस विश्वविद्यालय में सारे विषयों के उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है? नहीं। जापानी लोगों पर भी राज रहा था उनका, लेकिन जापानी लोगों ने कब उनके अंग्रेजी को स्वीकार किया? कहाँ फ्रेंच और जर्मन लोगों ने अंग्रेजी को स्वीकार किया? अगर फ्रेंच बिना अंग्रेजी के जी सकते हैं, अगर जर्मन लोग बिना अंग्रेजी के जी सकते हैं, अगर रूसी लोग, रशिया के लोग बिना अंग्रेजी के जी सकते हैं, कोरिया के, जापान के, चीन के लोग बिना अंग्रेजी के उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, विकास का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत में भी बिना अंग्रेजी के काम होना चाहिए, हो सकता है, केवल राजकीय इच्छा शक्ति चाहिए। आज के प्रादेश देखिए, हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने को सहमत जब तक न हो जाए तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी। ये एक प्रकार से अहिंदी भाषी प्रदेशों ने अपनी भाषाओं पर भी अन्याय कर लिया है, ये भी समझना पड़ेगा। आज के प्रादेशिक, देखिए, हम केवल प्रादेशिकता के संकीर्ण प्रादेशिकता की संकीर्णता में नहीं है, हम सांप्रदायिकता की संकीर्णता में भी आए हैं। और इस राजनीतिक परिवेश को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि यह संशोधित अधिनियम अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए नहीं तो चिरकाल तक, मतलब प्रलय तक, भारत की राजभाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी, इस प्रकार से उन्होंने ये व्यवस्था कर दी है। और ये वरदान जो दिया गया है, जो हिंदी के लिए शाप बन रहा है, और हिंदी को अंधकारमय भविष्य में ये ढकेल रहा है, ये अभिशाप जो अंग्रेजी के लिए वरदान साबित हुआ, राजभाषा अधिनियम यथा संशोधित 1967, 76, 78 का, तो ये अंग्रेजी के लिए वरदान हो गया और हिंदी के लिए अभिशाप हो गया है। डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जी ने अपने शोध प्रबंध राजभाषा हिंदी प्रचलन और प्रसार इस ग्रंथ में ये लिखा है कि राजभाषा हिंदी की त्रासदी की ओर ध्यान देते हुए उन्होंने लिखा है इसमें, सरकारी कामकाज में, ध्यान रहे, सरकारी कामकाज में आज हिंदी का प्रयोग जिस परिणाम तक पहुंचा है उसका अधिकांश श्रेय उन कर्मचारियों, उन पदाधिकारियों, उन मंत्रियों, उन राजनेताओं को जाता है जिन्होंने व्यक्तिगत निष्ठा से काम किया है, प्रादेशिक संकीर्णता से नहीं, व्यक्तिगत निष्ठा से काम किया है, प्रेम से अपना दायित्व निभाया है। पर उनकी प्रगति की अधिकांश बाधाओं का प्रधान श्रेय उस संवैधानिक स्थिति को है जिसके कारण वह निरीह और अपने ही घर में प्रवासिनी करार कर दी गई है। हिंदी भाषा
अपने ही देश में, अपने ही घर में प्रवासिनी भाषा के तौर पर करार कर दी गई है। इस प्रकार से हमने देखा कि रामेश्वर प्रसाद जी ने अपने शोध प्रबंध में राजभाषा हिंदी प्रचलन और प्रसार में एक तोहमत लगा दी गई है कि अनेक राजनेताओं ने बहुत अच्छे प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयासों पर एक राजभाषा अधिनियम के संशोधन ने उनके सारे काम को समाप्त कर दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजभाषा हिंदी संबंधी संवैधानिक प्रावधान और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ। अब प्रश्न आता है उर्वरित पाठ्यक्रम का, जो हम अगले सोमवार को लेंगे। उर्वरित पाठ्यक्रम में 3 बातें आती हैं। पहली बात आती है राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अंतर। दूसरी बात हमारे सामने उपस्थित होती है वह है कि राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में संस्थाओं का योगदान, जैसे आर्य समाज, जैसे नागरिक प्रचारणी सभा प्रयाग काशी की, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन नाम की संस्था है जो प्रयाग से चलती है, जैसे महात्मा गांधी जी ने स्थापित की हुई हिंदी प्रचारणी सभाएं, राष्ट्रभाषा प्रचारणी सभा, चाहे वो वर्धा की हो, चाहे पुणे की हो, चाहे मद्रास की हो, इन संस्थाओं ने बहुत बड़ा योगदान किया हुआ है। साथ ही साथ वैयक्तिक तौर पर महात्मा गांधी जी ने भी, और गांधी जी का एक प्रसंग मुझे याद आता है। एक बार उन्हें कहीं अंग्रेजी में व्याख्यान के लिए बुलाया गया था और वहाँ भारतीय लोग भी बहुत सारे उपस्थित थे। अगर वो अंग्रेजी में भाषण देते तो कुछ इन्हीं गिने चुने लोगों को ही समझ में आता, सारे भारतीयों को समझ में नहीं आता। इसलिए उन्होंने कह दिया था कि मैं हिंदी में ही भाषण करूँगा। और फिर वहाँ के पत्रकारों ने पूछा क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, लोगों से कह दो सभी से कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है। तो इस प्रकार से गांधी जी का क्या योगदान रहा। उसके उपरांत संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक और नाम हमें याद आना आता है कि हमारा समांतर एक सरकार भी स्थापन हो चुकी थी, आज़ाद हिंद सरकार, जो आज़ाद हिंद फौज के सरसेनानी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने सारे भाषण हिंदी में दिए, उनके सारे के सारे कागजात हिंदी में हैं। उन्होंने जापान के रेडियो स्टेशन पर से भी भारतीय जनता को जो संबोधित किया वो भी हिंदी में किया गया। उनका जो कौमी गीत था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा, ये हिंदी में गीत था। इतना ही नहीं, उन्होंने जो मंत्रिमंडल का गठन किया था उन सारे के नाम हिंदी में थे। तो ये उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान संविधान का योगदान है, खास करके डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, श्री कृष्ण अयंगार, उसके उपरांत बाल गंगाधर खेर, इन्होंने जो संविधान सभा में प्रयास किए उन सब का बहुत बड़ा बड़ा योगदान हिंदी को राजभाषा बनाने में रहा है। लेकिन मात्र एक राजभाषा अधिनियम के एक प्रावधान से हिंदी अनंत काल के लिए अभिशप्त हो गई है और अंग्रेजी अनंत काल तक के लिए भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई है। ये बहुत गलत था। अब तक हमने जो कुछ आपसे कहा उसके पीडीएफ भी हमने आपको आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप पर डाल दिए हैं। उन पीडीएफ को भी पढ़ते रहिएगा। और अगर कोई कठिनाई आ जाती है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी बातों का, बहुत सारी शंकाओं का समाधान हमने कर दिया है। इस वीडियो की लिंक को, यूट्यूब लिंक को थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे के बाद आपके ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। उसको देखिएगा, उसके नोट्स निकालिएगा, बार बार देखिएगा। और इस पर बाद में आपकी गूगल फॉर्म की परीक्षाएं भी होने वाली, ध्यान रखिएगा। इन गूगल फॉर्म की परीक्षाएं जो होंगी उनमें जिनको कम अंक आएंगे उनको अप्रगत छात्र माना जाएगा, जिसको अच्छे अंक आएंगे उसको प्रगत छात्र माना जाएगा। ये भी उसका एक प्रावधान रहेगा, ये भी उसकी एक महत्वपूर्ण निकष उसका होगा। उसके उपरांत जो आगे आने वाला भाग है कार्यालयीन हिंदी का, कार्यालय में हिंदी प्रयुक्त किस प्रकार होती है, उसके प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत जिस प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, समाचार लेखन इत्यादि बातें आनी चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रीति से हैं। हमारा समय यहाँ समाप्त हो रहा है, हम यहीं ठहर जाते हैं। सबके लिए फिर से धन्यवाद। और जो आज ज्वाइन नहीं हो पाए उन्होंने यूट्यूब लिंक पर जा कर के
इस वीडियो को बार बार वो देखते रहें, नोट्स निकालते रहें। इतना कह करके हम यहाँ रुक जाते हैं। जय हिंद, जय नागरिक, धन्यवाद।